माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके, जो अपने फिंगर्स को इतना तकलीफ़ दे करके, जो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करते हो इतना प्यारा प्यारा, जस्ट बिकॉज कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर सको और मुझे खुश कर सको। तो यू आर जस्ट मेकिंग मी सो हैप्पी यार। तुम लोग के कमेंट्स मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना कि ऐसे मेरा मुंह से लटका रहते हो और फिर तुम लोग के कमेंट्स देखती हूँ और फिर स्माइल करती हूँ बैठ करके। लाइक एक टाइम होता है जैसे कि अगर मैं 2 एपिसोड डालती हूँ तो रात के 10-11 बजे तक मैं बैठ करके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। लाइक वो मेरा टाइमिंग है कि हाँ इस टाइम मुझे कमेंट को देना है और इतना प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए यार, तुम लोग इतना सपोर्ट कर देते हो, इतना प्यार दिखा देते हो तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी, अनवांटेड ब्राइड ऑफ डेविल बॉस्को। कोई ठाए ठाए करके सो रहा था, लेकिन अचानक ही कुछ तो आवाज़ आ रही थी जो उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। रुद्राणी जो कि एक बार अपनी करवट बदली थी, फिर अपने कानों पर पिलो लगाई थी, फिर अपने ब्लैंकेट को और ज़ोर से कस के पकड़ी थी और फिर एकदम से अपने हाथों को कानों पर लगाते हुए कहती है, अरे यार कौन है। उसने चिल्ला करके अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाया था और फिर अगल बगल देखा था। कोई तो नहीं था यहाँ पर। और अभी तो वो बिल्कुल लाश बनी हुई थी। उसे कुछ होश नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है और वो है कौन। उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि उसे जो डिस्टर्ब कर रहा है उसका तो मुंह तोड़ देगी वो। दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा था। अरे यार दरवाज़ा यार, सोने भी नहीं देते हैं लोग। कौन आ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो अग्नीव जी के घर पर है। अभी जैसे तैसे करके उठी थी और बिना फुटवेयर पहने ही उसे शर्ट के मैसी बालों के साथ वो पहुंच गई थी दरवाजे के पास और दरवाजे को अंदर से खोलते हुए बस बाहर की तरफ अभी झांकी थी। उसके सिर्फ बाल और उसके सिर्फ चेहरे ही दिख रहे थे और बाहर इतने सारे लोग। अब क्या हो गया, मैंने कोई नया कांड कर दिया क्या। और ये बोल करके उसने पूरी तरह से दरवाज़ा खोल दिया था और आराम से दरवाजे पर ही टेक करके बाहर के लोगों को देखे जा रही थी। और बाहर के लोग इस वक्त रुद्राणी की तरफ देख रहे थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दामिनी जी, तारा जी, रूही, छवि और उसके साथ ही अभी ऋषि भी उस तरफ आ ही रहा था कि तभी दामिनी जी तुरंत ही ऋषि को रोकते हुए कहती हैं, वहीं रुक जाओ बेटा, इधर मत आना। लेकिन बीच में खड़ी थी एक ऐसी औरत जो कि दिखने में थोड़ी एज्ड अप लग रही थी। लगभग 60 या 62 साल की उम्र होगी उनकी। बहुत ही स्ट्रिक्ट चेहरा लग रहा था, लेकिन खूबसूरती तो अभी भी बिल्कुल जवान लग रही थी। आंखें जो कि बिल्कुल अभी रुद्राणी पर ही टिकी हुई थी। और उसके बालों और उसकी हरकतों को देख करके वो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहती हैं, सब यहाँ से जाइए, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। दामिनी जो कि मन ही मन हंसी थी, मैगी बना कर खिला रही थी ना मैं, अब सहो बेटा तुम। अरे बोल कर कि वो तारा के साथ यहाँ स्माइल करते हुए निकल चुकी थी। और वहीं छवि जो कि बेचारी अपनी प्यारी सी चाची माँ को देख कर के यही सोच रही थी कि भगवान बचाएं उसे। यहाँ से वो लोग भी अब निकल चुके थे। ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। अब बची थी तो सिर्फ यहाँ पर अग्नीव जी की मॉम, जिसके बारे में रुद्राणी को कोई अंदाज़ा नहीं था। वो आराम से अभी भी दरवाजे के एक कोने पर टिके हुए कहती है, आपको क्या चाहिए आंटी, सब लोग तो निकल गए इधर से। आपको देखा तो नहीं है मैंने कभी, क्या हो गया। तुम जरा अंदर चलो, बताती हूँ क्या हो गया। नशे वशे करती हो क्या तुम। और ये बोलकर वो रुद्राणी का हाथ पकड़ी थी और जोर से दरवाज़ा बंद की थी और उसे खींचते हुए ले आकर के बेड पर बैठाई थी और खुद सामने काउच पर बैठते हुए कहती हैं, तो तुम हो मेरे बेटे की बीवी। मेरे बेटे की बीवी? मैं बीवी बन गई क्या किसी की। ओह ओह, हाँ 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 हाँ, आप उनकी, मेरे बॉस की मॉम है। अब जाकर उसका दिमाग काम किया था और अब उसको लगा था कि मेरे तो लग गए। नहीं 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 नहीं, मुझे बोला था सर ने कपड़ा बदल लेना और मेरी मॉम से अच्छे से मिलना। ये क्या हाल बना रखा है मैंने। बेचारी अचानक ही पैनिक करने लगी थी और एकदम से खड़ी हुई थी और ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने पैरों के इधर उधर मरोड़ना शुरू कर दी थी ताकि उसके पैर ढक जाए। अब क्या फ़ायदा है छुपा करके, सब तो देख ही लिया मैंने। हाँ ये भी बात सही है, तो फिर ठीक है। और ये बोल करके वो ब्लैंकेट अब फिर से साइड में रख दी थी और आराम से बैठते हुए कहती है, हेलो,
अम, अम, वो तभी उसे याद आया था जब वो बचपन में अपनी नानी के साथ सीरियल देखती थी तो उसमें बहू अपनी सासू माँ के पैर छूती थी। अचानक ही उसे भी याद आया था। दिमाग में जैसे ही बात ट्रिगर की थी वो जल्दी से उठी थी और एकदम से जाकर के अर्चना जी के पैरों के पास ही गिर गई थी। वो तो खुद ही घबरा गई थी और खड़े होते हुए कहती हैं कि ये क्या कर रही हो तुम? खड़ी हो। मैं तो आपका आशीर्वाद ले रही थी आंटी जी। वो मैं बहू हूँ ना आपकी, तो इस वजह से। हाँ हाँ, दिख गए तुम्हारे संस्कार, बहुत बहू बन रही हो। चलो जाकर के बैठो वहाँ पर। जी। वो ले जाकर के फिर से उन्हें बेड पर बैठाई थी और इस बार तो खुद ही अर्चना जी आकर के उसके बगल में बैठ गई थी और बड़े ध्यान से बस उसी के चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। और बेचारी का चेहरा तो एकदम से लाल टमाटर होता जा रहा था। मन ही मन वो यही सोच रही थी, जितना ध्यान से आप मुझे देख रहे हैं, काश आपके बेटे भी देख लेते तो लट्टू ही हो जाते मुझ पर। लेकिन नहीं, वो तो एक नंबर क्या करूँ मैं। तभी एक क्वेश्चन जो कि उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, मेरे बेटे से प्यार करती हो? जैसे यह सवाल अभी पूछा था अर्चना जी ने, कितने एक्साइटमेंट के साथ जवाब दिया था रुद्राणी ने। प्यार? अरे बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। उनके अलावा तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरी तो दुनिया उनसे शुरू और उन्हीं पर ख़त्म होती है। आपके बेटे हैं ही इतने कमाल के। आपको पता है, जब वो चलते हैं, जब वो अपने बाल को सेट करते हैं, जब वो पुशअप्स मारते हैं और जब वो मेरा गुस्से में ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बोलते हुए वो भी किसी ख्याली दुनिया में जा ही पाती उससे पहले अर्चना जी का दूसरा सवाल आ गया था, तुम्हें यहाँ पर वो खुद लेकर आए हैं? जी, वो मुझे खुद लेकर। शादी कब हुई तुम्हारी? जी 2 महीने नहीं, 2 दिन पहले नहीं, 2 महीने मतलब वही लगभग 2 महीने हुए शायद। ऐसे कन्फ्यूजन अपनी शादी को लेकर के अर्चना जी को ये कुछ ठीक तो नहीं लगा था। लेकिन फिर वो अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहती हैं, पहली बार मेरे बेटे ने किसी लड़की को घर पर लाया है। तुम्हें पता है ना वो कैसा लड़का है? लड़का नहीं है वो, मर्द है वो, और बहुत अच्छे इंसान है। जानती हूँ मैं उनको काफ़ी वक्त से। वो तो दिख ही रहा है, तभी तो मेरे बेटे का शर्ट कब्जा कर रखी हो। जैसे ही अभी अर्चना जी की नज़र उसके शर्ट पर गई थी, वो एकदम से अपने कॉलर वगैरह को ठीक करने लगी थी और बालों से खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। सॉरी, मैं उनके शर्ट नहीं पहनती, पर क्या करूं, कपड़े ही नहीं थे मेरे पास तो पहन ले। जैसे ही अर्चना जी ने सुना था, वो अपनी भवें से कोड़ते हुए कहती हैं, तुम्हारे लिए अग्नीव ने कपड़े नहीं खरीदे? एक तरफ यहाँ पर कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि बाहर इस वक्त गॉसिप पे गॉसिप चली जा रही थी। ऋषि की मॉम, साथ ही दामिनी जी, तारा जी, बहुत सारी बातें तो कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से अक्षांश, जो कि किसी को फ़ोन लगाने वाले थे, लेकिन जिसको वो फ़ोन लगाने वाले थे वो अभी खुद ही मेंशन के अंदर एंटर ही किए थे कि सबकी नज़र उन पर गई थी और सब शांत पड़ गए थे। तभी अक्षांश एकदम से उनके सामने आते हुए कहते हैं, भाई वो आपकी वो मॉम आ गई। क्या? वो आंटी आ गई, मतलब आपकी मॉम। जैसे ही इस वक्त अक्षांश के मुंह से इतना निकला था कि तभी अग्नीव जी, जो कि अभी तो बहुत काम एक्सप्रेशन के साथ अंदर की तरफ आए थे, लेकिन अब वो काफ़ी गुस्से में आ चुके थे और अक्षांश की तरफ घूरते हुए कहते हैं, तो तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? भाई मैंने आपको कॉल करने की ट्राई किया पर आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ़ोन मेरे लिए इतना मैटर करता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन पिक करूँगा? मैसेज कर सकते थे तो मुझे। कहाँ है वो? मिल लो मैं कम से कम उनसे। वैसे भी बहुत हाइपर होंगी वो। एयरपोर्ट लेने के लिए मैं जाने वाला था, तुम क्यों गए? भाई वो मतलब मैं चला गया क्योंकि आपने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं गया था और किसी काम में फंस गया था और मैं अपने किसी आदमी को भेज रहा था, तो मैं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ है कहाँ वो? तभी दामिनी जाते हुए कहती हैं, वो तो आपकी बीवी जी से मिल रही हैं, बड़े प्यार से बात कर रही होंगी शायद कमरे में। व्हाट? रुद्राणी से? जैसे उनके मुंह से इतना निकला था कि तभी उनके ठीक बगल में अक्षांश जो खड़े थे वो धीरे से कहते हैं, हाँ भाई वो भाभी के साथ। तभी इस वक्त वो एकदम से ऊपर की तरफ जा रहे थे और अक्षांश उनके पीछे पीछे आ रहे थे। अग्निव अभी दरवाज़ा खोल पाते उससे पहले अक्षांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, और तुम मुझे मामू बुलाया करो, भाई नहीं लगता हूँ तुम्हारा। लेकिन अक्षांश, जो कि तारा के असली बेटे नहीं थे, वो उनके स्टेप सन थे और तारा जी को वो अपनी माँ नहीं मानते थे। मगर इस घर से ना जाने क्यों उनको अलग ही जुड़ाव महसूस होता था, स्पेशली अग्निव जी की वजह से। आपको लगता है कि आपकी मामू वाली वाइब है? इतने चार्मिंग फेस के साथ मैं अगर आपको मामू बुलाऊंगा तो आप बुढ़े लगेंगे।
तुम्हारी 2 गलतियाँ हो चुकी हैं अक्षांश, तुम तो आज नहीं बचने वाले। और जैसे भी उन्होंने दरवाज़ा खोला था, एक्सपेक्ट करते हुए कि रुद्राणी जी तो बहू बनकर बैठी होंगी, सज सवर करके, साड़ी वगैरह पहन करके, सिंदूर और मंगलसूत्र लगाए हुए, लेकिन जैसे अंदर की तरफ हो गए थे, सारी एक्सपेक्टेशन धरी की धरी रह गई थी। वो तो, लेकिन अभी वो आगे कुछ बोल पाते कि तभी वो अपनी मॉम की तरफ देखे थे और उनके पैर के पास अभी हल्का सा झुक ही रहे थे कि तभी वो खड़े होकर के खुद ही अपने बेटे को गले लगाते हुए कहते हैं, देखा, कहा था ना मैंने, काशी जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कि एक तरफ मैं काशी गई, दूसरी तरफ तुम्हें इतनी प्यारी सी बहू मिल गई। प्यारी? उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उनकी मॉम इस लड़की को प्यारी बोलेंगी, वो भी ऐसे शर्ट में देखने के बाद। अर्चना जी बहुत स्ट्रिक्ट थी और कुछ मामलों में तो कुछ ज़्यादा ही, स्पेशली इस तरह से बहू को वो खुलेआम नहीं रखना चाहती थी। बहुत संस्कारी औरत थी वो, और वो चाहती थी कि उनके खानदान में सब लोग इसी तरह से रहें जैसे कि वो चाहती हों। तभी वो अपने सर को हाँ मिलाते कहती हैं, हाँ प्यारी तो है, हाँ बस थोड़ी सी बदमाश है, लेकिन ठीक है, अब मैं माँ हूँ तो संभाल लूँगी। और आप ज़रा बाहर तो आइए। वो भी उनके साथ बाहर की तरफ ही गई थी और अपने एक नौकरानी जो कि हमेशा उनके साथ ही रहती थी, राशि नाम था उसका, ये पकड़ो मेरे लॉकर की चाबी और जाकर के दामिनी को दो और बोलो कि वो जो मेरा हार है, हाँ वही जो मेरे लॉकर में रखा हुआ है, दामिनी से बोल दो लेकर आए, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है, तब तक जाओ यहाँ से। जैसे ही राशि एक तरफ दामिनी की तरफ गई थी, वहीं इस वक्त अग्निव जो कि शांति से खड़े थे और अपनी मॉम की तरफ ही बस देख रहे थे। काफ़ी टाइम बाद उनकी मॉम से मुलाकात हुई थी। 3 महीने से अर्चना जी बाहर ही रह रही थी और वो हर तीर्थ यात्रा के लिए अलग अलग मंदिर की तरफ जा रही थी ताकि हर भगवान से मन्नत मांग सके अपने बच्चे की खुशी के लिए। वो उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती हैं, क्या बेटा, हमने आपके कपड़ों में कभी कोई कमी की है? कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अच्छे खानदान से बिलोंग नहीं करते या फिर आपको गरीबी में रखा जा रहा है? ये कैसा अजीब सा सवाल था, लेकिन ठीक है, अग्निव जी उसका जवाब बस अपने सर को नाम हिलाकर दिए थे क्योंकि वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे। तभी उनके गालों पर अर्चना जी धीरे से अपने हाथ को उठाकर रखते हुए कहती हैं, तो बेटा मेरी बहू को आप इस तरह भिखारी बनाकर क्यों रखे हुए हैं? एक तरफ उनको शर्ट दिया है, पैंट भी तो दे ही सकते थे ना। मतलब क्या? कपड़े नहीं है बेचारी के पास? आपने एक भी कपड़े नहीं खरीदे उसके लिए? जी वो मैं खरीदने वाला था। खरीदने वाला था का क्या मतलब है? मैंने सुना है कि कल से आई हुई है वो और अभी तक आपने कपड़े नहीं खरीदे। जी वो मैं आज के आज ही खरीदेंगे जाकर के आप। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हैं कुछ कपड़े रखे हुए हैं, मैं बोल दूंगा पहन लेगी। क्यों? मेरी बहू है वो, मेरे अग्निव बच्चे की बीवी को आप कोई पुराने कपड़े पहनाएंगे और मैं पहनाने दूंगी आपको? आपको आज उनके साथ जाना है शॉपिंग के लिए और अगर आपने कोई बदमाशी की ना तो मैंने कान मरोड़ देना है। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, उसका बॉस हूँ मैं। क्या? जैसे अग्निव जी के मुंह से निकला था तभी वो अपने सर को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में लाए थे और अपनी आंखों को बंद करते कहते हैं, एक्चुअली वो मेरे साथ काम करती है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। नहीं पता था अर्चना जी को कि वो किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता कि उनकी जान को कितना रिस्क रहता है तो अर्चना जी तो कमरे में बंद करके रखती अग्निव को। बहुत लाडले थे वो अपनी माँ के। अग्निव जी मन ही मन ये सोचे जा रहे थे, बहुत चालू लड़की है, मैं नहीं पटा तो माँ को ही पटा लिया। अब राशि के हाथ में पुश्तैनी हार था और बगल में दामिनी जी खड़ी थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें। ऐसे कैसे? बड़ी बहू तो वो है, फिर ये पुश्तैनी हार उनको तो नहीं मिला। मुझे तो कंगन में निपटा दिया था माँ जी ने, और उस नागिन जैसे जुबान वाली लड़की को पूरा का पूरा हार और पूरा सेट दे रही हैं। कुछ कहा आपने दामिनी? जी नहीं मम्मी जी, मैंने तो बस वो हाँ, मैं दे आऊँ? कोई ज़रूरत नहीं है, सासू माँ मैं हूँ ना, तो मैं ही खुद अपने हाथ से पहनाऊँगी। वह इस वक्त परेशान थे अग्निव जी। अब इस लड़की की एक्सपेक्टेशन तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब माँ इस तरह से उसे सपोर्ट करेंगी। तो वो कमरे के अंदर जा ही रहे थे कि अग्निव जी अपनी मम्मा के सामने आते हुए कहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि अभी उसे ये सब देने की ज़रूरत है। ज़्यादा टाइम के लिए तो वो यहाँ पर है भी नहीं, उसको कुछ काम है तो 1 हफ्ते बाद वो चली जाएगी यहाँ से। मेरे साथ ही काम करती है तो कि कितना बिजी रहती होगी वो, और इतना बड़ा हार वो संभाल। लेकिन तभी अर्चना जी जो कि अपने बेटे के चेहरे की तरफ बड़े प्यार से देखी थी और अपनी हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए
बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को समझाते हुए कहती हैं, बहू वो मेरी है, तो मुझे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। आप सासू माँ के फ़र्ज़ मुझे मत सिखाइए। आप पति हैं, आप पति बनकर रहिए। मैं आपको सिखा रही हूँ कि पति कैसे बनते हैं। नहीं, तो फिर मुझे सासू माँ बनने का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? हटिए। और ये बोल कर के वो जा कर के अपनी प्यारी सी बहू के सामने खड़ी हुई थी और अभी तो वो उसे घूर ही रही थी। राशि के हाथ में उन्होंने उस बॉक्स को रखा था और जिस तरह से रुद्राणी बेचारी अभी देख रही थी, एक तरफ अग्नीव जी, दूसरी तरफ उनकी सासू माँ और उसके ठीक बगल में राशि, जो कि अभी रुद्राणी को ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देख रही थी कि ये कैसी बहू है, ऐसे कपड़ों में रहती है बहू। बेचारी बहुत नर्वस हो रही थी। अब क्या होने वाला है मेरे साथ? ऐसे क्या तीनों लोग खड़े हो गए मेरे सर के पास? खड़ी हो तुम। जी, मैंने कहा खड़ी हो तुम। जी। वो बेचारी खड़ी हुई थी और बार बार शर्ट को नीचे की तरफ खींचे जा रही थी, जिसे बहुत ध्यान से अग्नीव जी नोटिस कर रहे थे और बस यही सोच रहे थे कि कब यहाँ से उनकी मॉम जाएंगी, तब जाकर के वो उस लड़की को सबक सिखाएंगे। उनके शर्ट में घूम रही है, शेमलेस। उसको शीशे की तरफ करके अपने हाथ से अर्चना जी ने उसको हार तो पहना दिया था और जैसे ही पुश्तैनी हार उसके गले में पहनाया गया था, वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खुद को ही देखने लगी थी। इतना बड़ा हार उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं पहना था। इतना प्यारा है ये, आज से आपका है, संभाल कर रखिएगा इसको। ये सुनते ही वो बेचारी घबराते हुए अर्चना जी की तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी आंटी, पर मेरा तो हेयर क्लिप तक मुझसे गायब हो जाता है। अरे पेन भी मुझे सर से मांगना पड़ता है बार बार। कभी कभी तो मेरी गन की गोली मेरा मतलब है कि वो एकदम से अब चुप पड़ गई थी क्योंकि अग्नीव जी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ये बार बार अपने हेडक्वार्टर वाले वर्जन को क्यों सबके सामने ले आ दे रही है? एक बार तो थप्पड़ पड़ा था ना उसे ट्रेनिंग के नाम पर। उसे पता नहीं क्या कि इस सारे इन्फॉर्मेशन को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। क्लमजी कहेंगी। तभी माहौल को शांत करते हुए अग्नीव जी, जो कि अचानक ही उसके बगल में गए थे ताकि वो सबको डिस्ट्रैक्ट कर सकें, और उसके कमर पर सबके सामने हाथ रख करके उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, इसका कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बदमाश है और बहुत ज़्यादा केयरलेस भी है ना? अर्चना जी, जो कि अग्नीव की तरफ देखते हुए कहती हैं, जा रही हूँ मैं, उसके बाद ये सब करिएगा। जरा भी सब्र नाम की चीज़ नहीं है। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल चुकी थी राशि के साथ। और वहीं जैसे वो बाहर की तरफ निकली थी, यहाँ से अंदर दरवाज़ा बंद हुआ था, जो कि अग्नीव जी ने किया था, और उसे अचानक ही दरवाजे पर ही पिन करते हुए सबसे पहले तो उसके हार की तरफ देखे थे और फिर उसके चिन को अपनी तरफ उठाते हुए कहते हैं, तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे कंट्रोल में क्यों नहीं रहती है? और ये क्या हुलिया बना रखी हो तुम? बोला था ना मैंने साड़ी पहन लेना, रूही के हाथों भिजवाया भी था मैंने, तुमने पहना क्यों नहीं? मैं सो रही थी सर, सॉरी। अच्छा, मेरी बातों से ज़्यादा अब तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद इम्पोर्टेंट हो गई है। फिर से उसकी सांसें अब बढ़ने लगी थी। क्या हो जाता था उसे जब अग्नीव उसके इतने करीब आते थे? तो पक्का कोई बीमारी हो जाती थी उसको। अब फिर से उसकी हार्ट बीट ऐसे तेज़ हो रही थी जैसे कि अगर अग्नीव उससे दूर नहीं गए तो बेचारी की सांस अटक ही जाएगी। और वो एकदम से अपने चेहरे को बार बार इधर उधर घुमाए जा रहे थे, और लेकिन उसके चिन तो इस वक्त किसी के हाथों के कब्जों में थे। उसके गालों पर जोर से वो अपने हाथ दबाते हुए कहते हैं, रेडी हो जाओ, तो मैं शॉपिंग पर लेकर जाना है। 1 हफ्ते जी लो अच्छी ज़िंदगी, उसके बाद तो जहन्नुम में दिखाने वाला हूँ तुम्हें। और हाँ, ये हार पहनने के बाद खुद को वाकई कश्यप खानदान की बहू मत समझने लगना, क्योंकि वो तो मैं तुम्हें कभी बनने ही नहीं दूंगा। एक तरफ यहाँ पर रुद्राणी की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और साथ ही उन दोनों के बीच में अजीब से कॉन्वर्सेशन चल रही थी आंखों ही आंखों में। और दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक कमरे में बैठी छवि, जो कि अपनी दादी माँ से बहुत सारी बातें कर रही थी। छवि या तो सिर्फ अपने पा के साथ थोड़ी क्लोज थी या तो अपनी दादी माँ के साथ, लेकिन पा से वो फिर भी बहुत डरती थी। अब पा थे ही अग्नीव राज कश्यप, जिनसे भला कौन न डरे। तुम्हें तुम्हारी नई माँ पसंद आई छवि? जैसे ये बात उसकी दादी माँ ने पूछा था, वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत प्यारी हैं। और आपको पता है, यहाँ पर सबको सीधा कर देंगी। यहाँ पर बड़े पा कितने डेंजरस हैं, फिर बड़ी माँ भी कितनी खतरनाक है। और आपको पता है, पहले दिन ना 32 लोगों को ही बुला दिया। बताइए, इतने सारे लोगों का खाना बनवाने के लिए। आपको पता है क्या बना कर रख दिया उन्होंने? तभी अर्चना जी, जो कि अपने चेहरे को हल्का सा उठाते हुए कहती हैं, क्या बनाया? खाना 32 लोगों का? ये सुनते ही छवि कहती है, नहीं ना दादी माँ, उन्होंने मैगी बना कर रख दिया, वो भी पूरी तरह से सिर्फ उबाल करके, सबके सामने। बड़ी माँ के बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और पता है, बड़ी माँ की फैमिली से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे।
और सबका मुंह इतना डेंजरस बन गया था ना। वैसे तो सब लोग को मन किया कि वो डांट दे, लेकिन आपको तो पता है अब मेरे पा की वाइफ को भला कोई डांट सकता है क्या? इतनी किसी की हिम्मत है? बात तो सही कहा तुमने, लड़की तो अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चे को वो पसंद है। पिछली बार एक बार पहले भी मैंने वो गलती कर दी है जो मैं दोबारा नहीं करना चाहती। बहुत खुशियाँ देना चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को। तो आप इन दोनों को हमेशा साथ रहने के लिए बोलेगा। पहली वाली मम्मा ने तो बहुत परेशान कर दिया ना मेरे पा को। नाम मत लो उस पे शाचनी का, तुम गुस्सा ही आ जाता है मुझे। अच्छा सुनो, ये इस लड़की के पास कपड़े नहीं हैं और मैंने अग्निव को बोला है शॉपिंग के। एक काम करो बेटा, ज़रा तुम ये कपड़े दे आना, वरना बहुरानी जी पहनेंगी क्या? शर्ट पहन कर जाएंगी क्या शॉपिंग करने? तभी छवि जो कि कहती है, वैसे दादी माँ मैं तो बहुत डर गई थी कि आप माँ को बहुत डांटोगे, लेकिन आप तो बड़ी मॉडर्न निकली। आपने तो उन्हें कुछ भी नहीं बोला, ऊपर से उनको हार भी पहना दिया। मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पापा जो कम है वो तो खुद ही बेचारी को सुनाए जा रहे होंगे। अच्छा रुको, मैं हाथ धुल कर आती हूँ, वो साड़ी देती हूँ तुम्हें। क्या पहनूँ मैं? कुछ कपड़े ही नहीं है। आपका शर्ट पहन कर जाऊँ क्या शॉपिंग के लिए? अभी अग्निव जी जो कि अपने फ़ोन पर लगे हुए थे और अपने चेहरे पर हल्के हल्के स्माइल रखे हुए किसी से बातें कर रहे थे, जैसे ही रुद्राणी को नोटिस हुआ था कि वो तो उसकी एक भी बात सुन ही नहीं रहे, वो खुद ही उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, अरे मैं आपसे ही पूछ रही। लेकिन पहली बार ये पीसफुल स्माइल इतना प्यार से नोटिस किया था रुद्राणी ने। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ी थी और अभी फ़ोन की तरफ हल्का सा झांक ही पाती कि तभी अग्निव एकदम से फ़ोन को छुपाते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? नहीं, मैं तो बस वो पूछ रही थी कि क्या पहन कर जाऊँ, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है ना। तो जा कर के मांग लो भाभी से उनका कोई पुराना कपड़ा। मैं मांगू? नहीं तो क्या मुझे पहनना है? मैं मांगूंगा साड़ी। हाँ ये भी बात सही है। अभी वो जैसे ही बोल करके जा पाती, लेकिन ध्यान तो उसका अग्निव जी पर ही था। किससे बात कर रहे हैं और इतना स्माइल कर करके क्यों बात कर रहे हैं? क्या कोई अच्छी लगती है क्या इनको? कहीं इसी वजह से तो नहीं मुझसे नफरत करते हैं? यही सब सोचते हुए जा रही थी कि दरवाज़ा छवि ने खोला था, और जिस तरह से छवि ने दरवाज़ा खोला था दूसरी तरफ रुद्राणी के सर पर ही दरवाज़ा खटाक से लगा था। तब जाकर के उसे होश आया था कि वो क्या सोची जा रही है। एकदम से अपने सर पर अपना हाथ चलाते हुए कहती है, क्या इतना जल्दी जल्दी में क्यों आ रही थी तुम? सॉरी माँ, लग गई क्या आपको? तभी अचानक ही काफ़ी ज़ोर से छवि को डांटते हुए अग्निव खड़े होते हुए कहते हैं, माँ नहीं है तुम्हारी, या तो आंटी बोलो या तो दी बोलो, माँ मत बोलना। ठीक है फिर मैं चाची माँ बुलाऊँ? जैसे ही छवि ने इतना बोला था कि तभी अग्निव जो कि उसी की तरफ आते हुए कहते हैं, एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने कहा ना कि ये। लेकिन जैसे ही अभी छवि के हाथ में उन्होंने अपनी माँ की साड़ी देखी थी जो कि उनकी माँ की फेवरेट साड़ी थी, और ये देख कर के वो तुरंत ही छवि की तरफ घूरते हुए कहते हैं, ये साड़ी यहाँ क्या कर रही है? हाथ में क्यों लेकर घूम रही हो उसे? वो दादी माँ ने बोला कि ये साड़ी मैं माँ को दे दूँ उनको पहनने के लिए, वो शॉपिंग पर जाना ना आप लोग को। वो दहल, वो मुझे ये साड़ी दी है। नहीं नहीं पा, आपको नहीं, आपको थोड़ी ना पहनना है, माँ को दी है। वॉट एवर, इस लड़की को इतनी महंगी साड़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पुरानी साड़ी, एक काम करो तुम बड़ी माँ से जाकर के बोलो कि कोई पुरानी साड़ी दे दे अपनी। आपको दादी माँ से डांट सुनने का मन कर रहा है क्या पा? उन्होंने ऑर्डर दिया है तो मतलब यही साड़ी पहनना है आपको। वो अब रुद्राणी की तरफ ये देखकर बोली थी और हाथ में उनकी वही साड़ी थमा करके यहाँ से बाहर निकल चुकी थी। तभी अंदर की तरफ झाँकते कहती है, अच्छा आपको साड़ी पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना मम्मा? रुद्राणी तो एकदम से स्माइल करते हुए कहती है, तुमने मुझे मम्मा बुलाया, थैंक यू। लेकिन फिर उसे याद आया था कि छवि ने पूछा क्या है। अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं अब मुझे याद हो गया, 2 बार सीख ली ना, इतना IQ लेवल ठीक है मेरा, अकल की दुश्मन हो तुम। अग्निव पीछे से बोल कर के अभी जैसे बाहर की तरफ जाने वाले थे, तभी रुद्राणी जो कि उनका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आप कहाँ बाहर जा रहे हैं? आपकी ज़रूरत पड़ेगी साड़ी पहनाने में। एक छवि अभी जा के रही थी अंदर की तरफ। अग्निव ने एक बार छवि के चेहरे की तरफ देखा था और फिर वो रुद्राणी की तरफ घूरे थे कि इस तरह से बच्चे के सामने कैसे बोल सकती है वो लड़की। तभी छवि हल्का सा स्माइल करते कहती है, मैं चाहती हूँ प्राइवेट टाइम है आप लोगों का, सॉरी पहनाइए साड़ी पा। और ये बोल करके वो दरवाज़ा बंद की थी और यहाँ से जल्दी से भागी थी दादी माँ की तरफ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा? सोच कैसे लेती हो तुम इतनी फालतू बातें? हाँ, और बोल रही IQ लेवल अच्छा तुम्हारा, पागल। जैसे ही बोल करके अभी वो फिर से जाने वाले होते तभी
रुद्राणी एकदम से उनके सामने आई थी और उनके दिल पर गलती से ही हाथ रखा था उसने। वैसे तो वो सिर्फ रोकने की कोशिश कर रही थी अपने बॉस को। वो क्या है ना कि ब्लाउज के और साड़ी के पल्लू पर पिन लगता है, वो लगाने के लिए मतलब मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। मैं क्लोजेट से पहन कर आती हूँ और आप बस पिन लगा दीजिएगा, ठीक है ना? उसकी बातों को अग्नीव को सुनना था और रिप्लाई करना था हाँ या ना में, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तभी रुद्राणी फिर से अपनी बातों को रिपीट करते हुए कहती है, मैंने कहा कि मैं बस क्लोजेट से साड़ी पहन कर आ रही हूँ, आप पिन लगा दीजिएगा, बस इतना ही काम है प्लीज़। क्या हो गया, आप सुन तो रहे ना? अब रुद्राणी को कहाँ पता था उसका हाथ कहाँ रखा हुआ है, अग्नीव जी के हार्ट पर। और तभी अचानक से उसका ध्यान गया था कि उसके बॉस की हार्ट बीट तो काफ़ी तेज़ है, जैसे कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब अग्नीव उसके इतने क्लोज आते हैं। तो तभी वो घबराते हुए उनके थोड़ा और करीब आकर के उनके अभी हार्ट बीट पर अपने कान को लगाने वाली होती है, हल्का सा अपने पैरों को उठा करके, क्योंकि उतनी हाइट नहीं थी ना उसकी कि उनके दिल तक भी उसके कान पहुंच पाए। जैसे अभी वो अपने कानों को लगा पाते उनके हार्ट के पास, तभी वो 2-3 कदम पीछे होते हुए कहते हैं, तुम क्या वश में करती हो? बंगाली हो ना? जैसे ही ये सुना था रुद्राणी ने अपने चेहरे को हाँ मिलाते कहते हैं, हाँ मेरी नानी माँ बंगाल से थी, कुछ टाइम कलकत्ता में रही भी हूँ मैं। क्यों? मुझे तो पहले से ही शक था तुम पर, काला जादू करती हो तुम। नहीं सर, मैं काला जादू नहीं कर रही थी, मैं तो बस आपकी हार्ट बीट चेक कर रही थी। मुझे लगता है आपको भी वो वाली बीमारी है जो मुझे हो जाती है, बहुत तेज चलने लगा था आपका धड़कन। जैसे अभी वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अग्नीव जो कि उसको डांट करके भगाए थे क्लोजेट में कि जल्दी से जाए चेंज करे, वरना कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करवाएंगे वो। रुद्राणी को शॉपिंग से बड़ा प्यार था, ऐसे कैसे नहीं करवाएंगे। चुपचाप से गई थी क्लोजेट में अपने कपड़े बदलने के लिए, और वहीं इस वक्त कोई बार बार अपने आप को कन्विंस किया जा रहा था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब है लड़की तो क्या हो, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन तो हो ही सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इंटरेस्ट नहीं ना। बेचारे अपने हाथ में ले आकर के फिर से फ़ोन पकड़े थे और किसी से बात करना शुरू कर दिए थे। कहाँ उनका मूड अभी थोड़ा भी ख़राब होता, लेकिन जैसे वो किसी से चैट करते, कोई तो था उस फ़ोन के अंदर जो उनके सारे टेंशन को अपने जादू से ख़त्म कर देता था। लेकिन आखिर ये था कौन? सुनिए, पिन लगा दीजिए। लेकिन चारू मैडम की आवाज़ तो उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक और बार उसकी आवाज़ जो कि पूरे कमरे में गूंजी थी, सुनिए ना, पिन लगा दीजिए। लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड जी तो सुनने को रेडी ही नहीं है। तभी उनके ठीक सामने गई थी और धीरे से कहती है, सुनिए पिन। फिर से वो किसी के साथ चैट पर लगे हुए हैं, और अब तो उसने देख लिया था किसी पर तो वो व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं। नाम क्या लिखा था? सित्रा। जैसे ये नाम उसके होंठों पर आया था कि तभी अचानक से वो अपने चेहरे को उठा करके देखे थे सामने की खड़ी लड़की की तरफ, जो कि उन्हीं की तरफ जानबूझ करके झुक करके देख रही थी, और साथ ही और अपनी नज़र को बार बार फ़ोन के स्क्रीन की तरफ ले जा रही थी, जैसे कि कुछ जासूसी कर रही हो। तभी एकदम से वो अपने फ़ोन को छुपाते हुए कहते हैं, तुम फिर देखने लगी? ताका झाकी करने में इतना मज़ा आता है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है मेरे पास या फिर नहीं? जैसे उन्होंने फिर से इतने तेज टोन में बात किया था, वो बस प्यार से अपने हाथ में पेन ली थी, जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर आप ये पेन लगा देते तो अच्छा होता, मैं तो बस यही बोलने के लिए आई थी, सॉरी। अब तो रुद्राणी को पूरी तरह से भरोसा हो चुका था, कोई तो है उस फ़ोन में जिससे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है अग्नीव जी। लेकिन कौन है ये सित्रा? सित्रा ही नाम था ना? कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। बेचारे का दिल अभी थोड़ा थोड़ा अजीब हैवी होता जा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वाकई वो अपने बॉस को खो ना दे, क्योंकि वो तो बेइंतहा मोहब्बत करती थी उनसे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, सिर्फ एक तरफा मोहब्बत थी उसकी। और ये मोहब्बत सिर्फ अभी से शुरू नहीं हुई थी, ये लगभग 6 साल की जर्नी थी उसकी, जिसमें हर वक्त अग्नीव ने तो उसे नफरत दिखाई थी, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को कभी भी कम नहीं होने दिया था, चाहे फिर वो कितनी भी पनिशमेंट क्यों ना दे दे उसे। अभी दोनों नीचे की तरफ आए ही थे, तभी यहाँ पर दामिनी जी की बड़ी बहन, जो कि हल्का सा खांसते कहती हैं, बड़ी बहू के टाइम पे तो बहुत स्ट्रिक्ट थी माँ जी, लेकिन अब देखिए, अब छोटी बहू 8:30 बजे की रात में घूमने जा रही है, वो भी बिना सर पे पल्लू लिए, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। रुद्राणी जो कि अभी उनकी तरफ टर्न होकर के अपने हाथ को फोल्ड करके जवाब देने जा रही थी, आपको पर, लेकिन वो अभी आगे कुछ बोल पाती, तभी उसके बातों को बीच में काटते हुए खुद ही अर्चना जी नीचे की तरफ उतरते हुए कहती हैं, आपको क्या दिक्कत है? मेरी बहू है ना,
मुझे पता है कौन सी बहू के साथ किस तरह से पेश आना है, और वैसे भी वो है मेरी लाडली। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी दिक्कत अपने पास रखिए। और फिर वो दामिनी की तरफ देखते हुए कहती हैं, और सुनो, वैसे भी यहाँ पर कोई शादी का माहौल तो चल नहीं रहा है। कल यहाँ पर तुम्हारा खानदान दिखाई ना दे मुझे, और अगर इन लोग को यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मेरी छोटी बहू के खिलाफ मुझे एक शब्द नहीं सुनना। रुद्राणी का तो वाकई ही क्या बस चला था अग्निव जी के मॉम पर। वो भी अपनी मॉम की तरफ देख रहे थे और फिर उसके हाथ को खींचते हुए अपने साथ ले आकर के गाड़ी में बैठा दिए थे, और अभी गाड़ी को ड्राइव करते हुए उसी की तरफ घूरते हुए कहते हैं, तुम सच में काला जादू करती हो। फ़ोन डैशबोर्ड पर रखा था और बार बार नोटिफिकेशन की टुई 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 सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल जलता जा रहा था, जलता ही जा रहा था, क्योंकि उसे पता तो था कि कोई तो है उस फ़ोन में जो कि अग्निव जी को बहुत पसंद है। चलो ठीक है, अब वो लड़की ही सही, मिलवा देगी उस लड़की से रुद्राणी अग्निव जी को। अगर अग्निव जी के दिल को उसी में सुकून मिल रहा है तो वही सही, रह लेगी वो अपनी एक तरफा मोहब्बत के साथ। यही सब सोच करके अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने आप को बहुत महान समझ रही थी चारू। तभी उसके कानों में आवाज़ गई थी, चारू उठो, चारू मैडम उठिए। लेकिन वो तो अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थी और अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, अब क्या उठना, अब तो बस ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ही उठा ले। क्या फ़ायदा इस जिंदगी का जब मैं। क्या हो गया तुम्हें? शायरी क्यों करने लगी तुम? हाँ आगे क्या? अजीब पागल हो यार। दरवाज़ा उन्होंने अपनी तरफ का खोला था, दूसरी तरफ का रुद्राणी के भरोसे ही छोड़ दिए थे। और वहीं रुद्राणी जो कि जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकली थी और उनके पीछे पीछे आते हुए कहती है, सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से अपना रेडियो बंद रखो और मॉल के अंदर चलो। रुद्राणी के बड़े से शॉप पर ले आकर के तो वो रुद्राणी को बिठा चुके थे, लेकिन आसपास की जगहों को देख करके रुद्राणी जो कि अपनी आंखों को बार बार टिम टिम करके झपकाए जा रही थी। काफ़ी सुंदर जगह थी ये, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि ये सिर्फ दिखने में सुंदर जगह नहीं बल्कि वाकई बहुत एक्सपेंसिव जगह है। उसके ठीक सामने दो स्टाफ आकर के खड़ी हुई थी और बड़े प्यार और बड़े तहजीब से उसे पूछती हैं, मैम वुड यू लाइक टू सी? सही रेंज में साड़ी देखनी है। क्या बात है, रुद्राणी ने तो अपनी मिडिल क्लास वाली सोच सबके सामने रख दी थी। आसपास के जितने भी स्टाफ अभी इधर उधर दूसरे कस्टमर्स को सामान दिखा रहे थे, वो भी रुद्राणी की तरफ ही देखने लगे थे। सही रेंज? दो स्टाफ जो कि उसके ठीक सामने अभी झुक कर खड़ी थी, वो एकदम से स्ट्रेट हुई थी और फिर अपने हाथों को पीछे करके एक दूसरे की तरफ देखी थी और फिर से रुद्राणी की तरफ देखते हुए कहती हैं, मैम वी हैव लाइक गुड प्राइसेस मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए, अच्छा ही रेंज मिलेगा आपको। तभी इस वक्त उनके हस्बैंड जी की नज़र गई थी रुद्राणी पर और उसके कानों के पास आकर के हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, तुम मेरी बेइज्जती कराने में कहीं कसर मत छोड़ देना। कितने प्राइस में चाहिए आपको साड़ी रुद्राणी मैडम? सर वो 300-400 के अंदर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वैसे भी 3-4 ही लेना है, 300-400 का पड़ेगा तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करना बंद करो। यहाँ पर 100 की बात ही नहीं होती है। दो साड़ी ले आकर के स्टाफ ने दिखा दिया था सबसे चीपेस्ट प्राइस में। मैम दिस इज़ ऑफ 35,000 एंड दिस इज़ ऑफ क्या 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 35,000। रुद्राणी एकदम से उनको रोकते हुए कहती है, ये क्या बेच रहे हैं आप लोग, हीरा मोती लगाए क्या इसमें? 35,000 क्या होता है? चुपचाप से 4, 5, 6 चलो 2,000 में फिक्स करो। क्या क्या क्या? देखो मुझे पता है तुम लोग ना बड़े से शॉप को ले आकर के खड़ा कर देते हो और फिर उसमें 200 की साड़ी को 50,000 में बेचने लगते हो। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, बार्गेनिंग में बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। चलो 1,000 में लगाओ। चलो 2,000 ना तुम्हारी ना मेरी। मैम ये 35,000 का है। अरे घंटा 35,000 का है, कपड़ा ही तो है। मेरी दिल्ली के सरोजनी मार्केट में ऐसे कपड़े 300-400 में मिल जाते हैं। 50,000। कैन यू जस्ट कीप योर माउथ क्वाइट? अग्निव ने अपने मास्क को जैसे ही अभी निकालना चाहा था, क्योंकि उन्हें अभी हल्का हल्का गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन बेचारे सफोकेट हो जाते, लेकिन अपना मास्क नहीं निकालते वरना उनकी इंसल्ट हो जाती। कहाँ उनका खानदान इतना जाना माना, कहाँ उन लड़की को ले आकर के ऐसे शॉप पे बैठा दिए। वो तुरंत ही रुद्राणी के हाथ को जोर से दबाए थे और उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, नूरानी कहीं की,
जितने में दे रही है चुपचाप से ले लो। और वैसे भी ये कोई खास ठीक दिख नहीं रही है, दूसरी कोई चूज़ करो। हाँ आप भी सही कह रहे हैं, सुंदर तो बिल्कुल नहीं लग रही है, कोई और दिखाइए और अच्छे रेंज। लेकिन जैसे अभी वो आगे कुछ बोल पाती तभी उसके हाथ को जोर से अग्नि दबाते हुए कहते हैं, चुप हो नौरानी मैडम, शांति से जितने में दिखा रहे उतने में देख लो और जो पसंद है वो ले लो। पैसे मुझे पे करने, ना कि तुम्हें। अच्छा आप पे करेंगे? ओह मुझे लगा कि मुझे करना है। फिर तो मैं सबसे एक्सपेंसिव वाली साड़ी ढूंढूंगी, आपको तो लूटूंगी पूरा। और ये बोलकर क्या वो खुद स्टाफ के पीछे पीछे जाने लगी थी और एक से एक साड़ी को देखते हुए उस पर कमेंट पास किए जा रहे थे। उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था यहाँ पर। क्या 1 लाख? पागल वागल हो गई हो क्या? तुम्हें नीता अंबानी दिख रही हो मैं, जो मुझे लूटने पर तुली हुई हो? 1 लाख की साड़ी होती है कहीं? क्या करूं मैं इस नमूनी का, इसको तो अपने साथ कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। उन्होंने अपने खुद ही चेहरे को घुमा कर के अब फिर से अपने फ़ोन पर लग चुके थे किसी के साथ चैटिंग करने में, और उसकी हर एक हरकतें चैटिंग में वो लगातार लिखे जा रहे थे। दूसरी तरफ से बार बार बस स्माइल की इमोजी आ रही थी और कभी लाफिंग इमोजी। तभी रुद्राणी जो कि 3-4 साड़ियों को सेलेक्ट करते हुए आई थी और फिर उसमें से 3 साड़ी अग्निव जी को दिखाते हुए कहती है, यही पसंद आई है मुझे, देख लीजिए, सही लग रही है ना? सही है। वो तो देखे भी नहीं थे एक भी बार, लेकिन जैसे ही 3 साड़ी का नाम लिया था वो तुरंत ही ऊपर की तरफ देखे थे और फिर साड़ियों को देखते हुए कहते हैं, तुम क्या सिर्फ 3 साड़ी पहनकर रहने वाली हो? 1 हफ्ते के लिए लेकर चलो। हाँ तो ठीक है ना, मैंने तो सोचा था कि 2 ही लूँ, अल्टरनेटिव करके पहन लूँगी, लेकिन 1 मैं एक्स्ट्रा लेकर चल रही हूँ। अब आपकी बीवी लगनी चाहिए ना कि हाँ ज़्यादा साड़ी है इसके पास। कम से कम 7 साड़ी तो खरीदो मैडम। लिसन, मुझे कोई 7 सबसे एक्सपेंसिव साड़ी दिखाओ और यहाँ पर ले आकर के रखो। अरे इनके सबसे एक्सपेंसिव पर मत जाइए, पता नहीं कितने लाखों लाखों में साड़ी बेच रहे हैं। मैंने तो 1000 में ढूंढी, वो भी बहुत मुश्किल से। चुप करके बैठ जाओ तुम। 7 साड़ियाँ सामने रख दी गई थी और अब उसे रुद्राणी पैक करवाने लगी थी। तभी वो अग्नि जी की तरफ देखते हुए कहती है, आपको पसंद तो आए। लेकिन उसका दिल फिर से अब हैवी होने लगा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी सौतन अभी उसके फ़ोन पर है, जो कि लगातार बात किए जा रही है अग्निव जी से। बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई थी। तभी अग्निव जो कि बिना उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या कह रही हो, बोलो। जी नहीं, कुछ नहीं, मैं बस वो हो गया है, फिर हम चलते हैं। पे कर दें आप तो हम निकले यहाँ से। कुछ और नहीं लेना है तुम्हें? नहीं, कुछ और तो नहीं लेना है। तभी वो अपने फ़ोन को एक साइड में रखे थे और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आर यू श्योर तुम्हें कुछ और नहीं लेना है? क्या लेना है? और तो कुछ नहीं लेना है। हाँ वो 2 ब्लाउज़ है जो कि अभी स्टिच होने के लिए जा रहा है, बाकी सारी तो फिटिंग में आ गई हैं। और कुछ नहीं लेना है तुम्हें? अब वो खड़े होकर के उसके बहुत ही करीब आकर के बात पूछ रहे थे। वो फिर से अपने चेहरे को भी ना में हिला ही पाती कि तभी उसके कानों के पास वो झुकते हुए कहते हैं, सोच लो और जा कर के फीमेल सेक्शन में देख लो कि अगर कुछ और ज़रूरत हो तुम्हारी। यहाँ पर इतना क्लोज आने की क्या ज़रूरत है? वो ये बात सिर्फ मन में ही सोच रही थी और हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, नहीं नहीं सर, कुछ और इनरवियर नहीं लेना है तुम्हें? उसके कानों के बहुत करीब आकर के ये बात जैसे अग्निव ने बोला था, उसके गालों का अब रंग ही एकदम से उड़ना शुरू हो गया था और वो अभी काउंटर पर हाथ रख करके खुद को जैसे तैसे करके संभाली थी और थोड़ी तेज़ ब्रीथ करते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात क्या कर रहा हूँ? सुहागरात की बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इनरवियर बोल दिया तो हाथ पैर कांप रहे हैं तुम्हारे? कांप ही रहे थे, क्योंकि उसके पैर बार बार डिस्बैलेंस्ड हो रहे थे ये बात सुनते ही, और साथ ही एसी की हवा खाने के बाद भी पसीने आने लगे थे उसके माथे पर। इतना भी क्या शर्माना है? लेकिन अब आ रही थी शर्म तो वो क्या कर सकती है। तभी वो हल्का फिर से दूर होते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई भी इनरवियर नहीं है वहाँ पर, क्या पहनोगी? रुद्राणी जो कि उनकी तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, पहन लूँगी ना मैं कुछ भी, ये भी कोई बात करने वाली बात होती है, और सुहागरात से इन सब चीज़ों का क्या लेना देना कोई। लेकिन जैसे अभी वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसको बीच में ही रोकते हुए उन्होंने सबसे पहले तो अपनी उंगली को ले जाकर के उसके होठों पर रखा था और फिर उससे कहते हैं, इट्स ओके देन, मैं ही चूज़ कर लेता हूँ जाकर। क्या तुम्हारे इनरवियर्स? नहीं। हाँ नहीं, मैं जा रहा हूँ। जैसे भी उस तरफ जा पाते उससे पहले वो उनको रोकते हुए कहती है, मैं लाती हूँ। 7 ले आना और उसमें एक ब्लैक ज़रूर होनी चाहिए। क्या? हाँ मुझे ब्लैक कलर पसंद है। क्यों ऐसी बातें कर रहे थे?
और अगर ऐसी बातें कर भी रहे थे तो उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही थी? वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, फिर से वही वाली बीमारी शुरू हो गई। मुझे समझ ही नहीं आता क्या हो जाता है। डॉक्टर से मिलना पड़ेगा मुझे। बेचारी शर्माते हुए गई थी और कोई भी साइज के इनरवियर उठाना शुरू कर दी थी। एक स्टाफ उससे बोलती भी है, मैम एक बार आप चेक तो कर लीजिए आपकी साइज। अरे सब ठीक है, चुप रहो। बेचारी, उसके गाल तो अभी टमाटर जैसे लाल हो रहे थे। बताओ, अपने बॉस के साथ इस तरह के सामान खरीदने पड़ रहे हैं उसे। अब जाकर के उसे समझ में आ रहा था, बॉस के साथ कभी दोबारा शॉपिंग पर नहीं आएगी वो। बेचारी कांपते हुए हाथ के साथ गई थी और उसे जल्दी से छुपाते हुए काउंटर पर रखते हुए कहती है, इसे भी रख लीजिए। अग्निव उसी की तरफ देख रहे थे। उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए अपने कार्ड को निकाले थे और उसे स्वाइप करने के लिए सामने स्टाफ को दे दिए थे। उसे समझ में तो आ रहा था कि अग्निव की नज़र उसी पर है, जिसकी वजह से वो चुपचाप अभी सामने की तरफ स्टैचू बन करके देखी जा रही थी। उसके पलक तक नहीं झपक रहे थे अभी। उसके कानों के पास जानबूझ करके अग्निव जी जो थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या देख रही हो ऐसे? मैं, ये कार्ड तो बिल्कुल सेम है जैसे कि अथर्व का था। वो बिल्कुल ऐसे ही कार्ड लेकर के चल रहा था। ये तो बिल्कुल वो वाला है ना जो जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है। टॉपिक चेंज करने का मन कर रहा है? नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी सर। लेकिन अचानक ही वो झटके से उस बगल खड़ी लड़की की तरफ देखे थे और उनकी सो कॉल बीवी या फिर यूँ कह ले कि उनकी मिस्ट्रेस, और फिर से उसको घूरते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने अभी? मैंने कहा कि वो ब्लैक कार्ड लिमिट। नहीं, तुमने किसका नाम लिया अभी? अथर्व। अरे भाई, जो हमारे साथ काम करता है, अभी जूनियर ही है ना हमारा। 4-5 साल हुए तो उसे अभी ज्वाइन हुए। वेट, तुमने उसके हाथ में ब्लैक कार्ड देखा था कब? वो हम शॉपिंग पर गए थे ना सर, तो उसने भी ऐसा ब्लैक कार्ड ही दिया था और बोला था कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तभी क्यों? तुम उसके साथ शॉपिंग पर गई थी? हाँ, मुझे ना वो जाना था न्यू मिशन के लिए, तो वहाँ पर एक क्लब में जाना था हमें। तो वो मैं नया कपड़ा पहनना था तो मैंने उसके साथ ही शॉपिंग। तो वो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदा था? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अथर्व सिंह राठौर, ये नाम बोलते ही उनके जबड़े एकदम से कस गए थे और अब वो अपने हाथ में दोनों बैग्स पकड़ करके उसके साथ नीचे की तरफ आ रहे थे, उसके हाथ को जोर से अपने हाथों में जकड़े हुए। ये बड़ी बुरी आदत थी अग्निव की। वैसे तो कहते थे कि बड़ा नफरत करते हैं रुद्राणी से, लेकिन बात बात पर उसकी कलाई और उसके हाथ को तो ऐसे पकड़ते थे जैसे कि कितना हक हो रुद्राणी पर उनका मूड ठीक था फ़ोन पर बात करने की वजह से, लेकिन अब तो एकदम से वो गुस्से में आ चुके थे और इतनी ज़ोर से वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। वो बात अलग थी कि रुद्राणी को तेज़ ड्राइविंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसकी तो खुद की आदत थी ऐसे फास्ट ड्राइव करने की, लेकिन उसको साफ तरीके से अग्निव के चेहरे पर गुस्सा नज़र तो आ रहा था, लेकिन किस बात पर? सर, आप ठीक है ना? क्यों, बीमार लग रहा हूँ तुमको? और सामने देखो तुम। सॉरी सर। और फिर वो अपने चेहरे को वाकई सामने की तरफ ही घुमा ली थी और सोचे जा रही थी मन में कि क्यों बार बार इनको गुस्सा आ जाता है, वो भी बिना बात के। लेकिन उसे कहाँ पता था गुस्सा दिलाने की रीज़न भी तो वही है। क्या ज़रूरत है अथर्व का नाम लेने की? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए अनवांटेड ब्राइड ऑफ डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद समय के साथ।